Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are keeping well and safe. This side Bhavna and I am chartered accountant by profession. Friends, हमारा आज का वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियोस के कंटिन्यूएशन में है. ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सीरीज का पार्ट 4 है एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट वीडियो ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन सीरीज. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप पार्ट 1 से देखें और पूरी सीरीज को फॉलो करें सो दैट आपको पूरे कॉन्सेप्ट की बेटर क्लैरिटी मिले. आप इस आई बटन पे क्लिक करके मेरे अकाउंटिंग इक्वेशन सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स देख सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके सो फ्रेंड्स, हमारा आज का एजेंडा क्या है? हम 2 न्यू ट्रांजेक्शंस को कवर करेंगे और उसके बाद हम एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन करेंगे. उस क्वेश्चन में जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी ट्रांजेक्शंस होंगी ना, हम वो सारी ले आएंगे सो दैट आपको न्यूमेरिकल्स में एक अच्छा होल्ड आए. उसके बाद हम छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स पिकअप करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं एंड देन हम वीडियो को रैप अप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अब हमें देखना है कि ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे फॉल करती है. इस ट्रांजैक्शन के भी 2 इफेक्ट होंगे जैसे हर ट्रांजैक्शन के होते हैं. सो पहले इसे समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है क्या. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. गुड्स क्या होते हैं? हमारा स्टॉक, हमारा सामान, उसमें आग लग गई, वो जल गए. सो गुड्स हमारा स्टॉक है और स्टॉक हमारा एसेट है. अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, स्टॉक खत्म हो गया, तो हमारा एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. हमें एक इफेक्ट तो इस ट्रांजैक्शन का पता चल गया. अब देखो, फायर, आग लग गई गुड्स में, तो बिजनेस के लिए क्या है? ये बिजनेस के लिए क्या है? ये लॉस है. बिजनेस के लिए क्या है? ये लॉस है. सो लॉस से क्या होता है? हमारी कैपिटल कम होती है. हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल हमारी इनकम से बढ़ती है, प्रॉफिट से बढ़ती है, एक्सपेंस से कम होती है और लॉस से कम होती है. सो अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं बाय फायर तो बिजनेस को हुआ है लॉस, तो लॉस से क्या होगा? कैपिटल कम होगी. अगर आपको लॉस की डेफिनेशन नहीं पता तो फिर आप मेरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. हमने लॉस की डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि अगर बिजनेस में फायर हो जाती है या थेफ्ट हो जाती है तो उससे जो भी नुकसान होता है उससे क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं. और लॉस से क्या होता है? कैपिटल कम होती है. सो इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट क्या हुए? एक तो हो गया एसेट कम और दूसरी हो गई कैपिटल कम. सो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई? टैली. फॉर एग्जाम्पल, अगर 500 रुपीज़ का लॉस हुआ है, सो 500 से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और 500 से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी. सो अकाउंटिंग इक्वेशन विल मैच. Okay guys, just to simplify, this is very easy transaction. Goods destroyed by fire. Goods में आग लग गई, गुड्स आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए. सो इससे क्या होगा? एक तो स्टॉक कम हो जाएगा जिसकी वजह से एसेट कम हो जाएगा और दूसरा लॉस होगा जिसकी वजह से कैपिटल कम हो जाएगी. ओके फाइन. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. ओके गाइस, सो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट. गाइस, ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना. सो डेप्रिसिएशन, अगर आप मेरे वीडियोस को बिल्कुल बिगनिंग से देख रहे हो और मेरी वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हो, सो डेप्रिसिएशन आपके लिए न्यू टर्म नहीं है. ये टर्म हमने डिस्कस की थी जब हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पार्ट 1 में. हम एक बार डेप्रिसिएशन को अंडरस्टैंड करते हैं. ये है राम, ये है राम का बिजनेस. राम का बिजनेस क्या है? मास्क मैन्युफैक्चर करने का. सो राम ने मास्क मैन्युफैक्चर करने के लिए बिजनेस में एक मशीनरी खरीदी 20,000 रुपीज़ की, जिससे वो क्या करेगा? मास्क को मैन्युफैक्चर करेगा. अब ये 20,000 रुपीज़ की मशीनरी जो बिजनेस ने खरीदी है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है क्या? ये बिजनेस का एक्सपेंस है क्या? जी नहीं. ये क्या है? बिजनेस का एसेट. क्यों? क्योंकि मशीनरी उसकी प्रोडक्शन और सेलिंग में हेल्प कर रही है. तो ये क्या है? उसका एसेट. और वो भी कौन सा एसेट है? नॉन करंट एसेट. ठीक है. तो ये 20,000 रुपीज़ बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है बल्कि उसका क्या है? एसेट है. लेकिन क्या ये मशीनरी जब तक बिजनेस चलेगा तब तक चलती रहेगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. इस मशीनरी की एक लाइफ तो होगी.
इस मशीनरी की एक लाइफ तो होगी, कि मतलब मशीनरी इतने टाइम के बाद खराब हो जाएगी। अगर आप अपने घर के लिए फ्रिज लेते हैं या वॉशिंग मशीन लेते हैं, उसकी एक लाइफ तो होती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि वो चलती रहेगी। वैसे ही बिजनेस कोई भी एसेट परचेज करता है तो उसकी लाइफ तो होती है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि इस मशीनरी की लाइफ है 5 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि इस मशीनरी की लाइफ है 5 ईयर्स। सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये मशीनरी पड़ी होगी कितने की, 20,000 की। लेकिन अगर आप बात करते हो इस अकाउंटिंग पीरियड की, अगर आप बात करते हो इस अकाउंटिंग पीरियड की जिसमें राम का बिजनेस मास मैन्युफैक्चर कर रहा है और पीरियड एंड पे अपना प्रॉफिट देख रहा है, तो क्या मास मैन्युफैक्चर करने के लिए जैसे क्लॉथ यूज हुआ है, जैसे थ्रेड यूज हुआ है, वैसे ही मशीनरी नहीं यूज हुई क्या? मशीनरी भी यूज हुई है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इस पीरियड में हम पता लगा सकते हैं कि हमारा क्लॉथ यूज हुआ है 1000 रुपीज का, हमारा थ्रेड यूज हुआ है 200 रुपीज का। अगर हमने छोटू रखा है तो उसको हमने इस पीरियड में सैलरी दी है 12,000 रुपीज की। ये जो हमारे खर्चे हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कितने हुए हैं, हमारे कितने यूज हुए हैं। 1000 रुपए का क्लॉथ यूज हुआ, सपोज उसने 2000 मास्क बनाए, उन 2000 मास्क बनाने में ही 200 रुपीज का थ्रेड यूज हुआ, और छोटू को हमने 12,000 रुपीज की सैलरी दी इस पीरियड में, जिस पीरियड में वो 2000 मास्क बने। लेकिन इसी पीरियड में क्या मशीनरी नहीं यूज हुई? इस पीरियड में क्या मशीनरी नहीं यूज हुई? तो ये जो मशीनरी के जो हमने 20,000 रुपीज पे किए हैं, ये हमारा इस पीरियड का खर्चा तो है, लेकिन कितना? क्या पूरा 20,000 रुपीज इस पीरियड का खर्चा है, या फिर इस पीरियड का खर्चा बिल्कुल जीरो है, जीरो है। अगर हम कहते हैं इस पीरियड का खर्चा 20,000 है, तब भी हम गलत कह रहे हैं, क्योंकि मशीनरी सिर्फ इस पीरियड में नहीं चलेगी, 5 ईयर्स चलेगी। सो अगले 4 पीरियड और चलेगी। सो 20,000 तो इस पीरियड का खर्चा नहीं है। तो क्या बिल्कुल भी खर्चा नहीं हुआ क्या? अगर मशीनरी नहीं होती तो हम क्या मास्क बना पाते? तो अगर हम कह रहे हैं जीरो खर्चा है तो भी हम गलत कह रहे हैं। सो हमारा इस पीरियड का खर्चा कितना है? क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? रेवेन्यू, मतलब मेरी जितनी भी सेल हुई है माइनस मेरा जितना भी खर्चा हुआ है, यही तो मेरा प्रॉफिट है। सेल तो मैं निकाल लूंगी, 2000 मास्क मैंने बेचे और एक मास्क सपोज मैंने 10 रुपीज का बेचा, तो रेवेन्यू तो मैंने इजीली निकाल लिया। एक्सपेंस मेरा 1000 रुपीज का क्लॉथ लगा, 200 रुपीज का थ्रेड लगा, 12,000 रुपीज की छोटू की सैलरी पे की, इतना एक्सपेंस भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन ये जो 20,000 की मशीनरी लगी है, ये भी तो मेरी मास मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुई है, सो इसका एक्सपेंस भी तो कुछ लगा है, वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? सो इसीलिए गाइस एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? ये एक तरीके से हमारा खर्चा होता है जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एसेट के वियर एंड टीयर को रिकॉर्ड करने के लिए। वियर एंड टीयर का क्या मतलब होता है कि ये मशीनरी है, ये इस अकाउंटिंग पीरियड में यूज हो रही है, तो ये वियर एंड टीयर हो रही है। वियर एंड टीयर मतलब यूज होने की वजह से थोड़ा बहुत पुराना लगना। फॉर एग्जाम्पल आप कार लेकर आए, उसको आप यूज कर रहे हो, तो क्या वो जिस रेट पे आप लेकर आए थे उतनी ही वैल्यू रहेगी उसकी, या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो सस्ती बिकेगी ना। वैसे ही ये मशीनरी, इसको आप यूज कर रहे हो तो ये क्या हो रही है? वियर एंड टीयर हो रही है। ओके, सो डेप्रिसिएशन एसेट के वियर एंड टीयर को ही रिकॉर्ड करता है। अब आप डेप्रिसिएशन को निकालते कैसे हो? डेप्रिसिएशन को हम कैसे निकालेंगे? एसेट की जितनी भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ। सो एसेट की वैल्यू हमारी कितनी है? 20,000 रुपीज की, और एसेट की लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 4,000 रुपीज। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारा मशीनरी यूज हुई 4,000 की, तो क्या हम सही कह रहे हैं?
हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको आप सोचो ना, 4000 की यूज हुई इस साल, 4000 की ही नेक्स्ट ईयर, 4 की ही थर्ड ईयर में, 4000 की 4 ईयर में और 4000 की 5 ईयर में। इतनी ही तो मशीनरी की लाइफ है। तो मशीनरी ओवर 5 ईयर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और खत्म होनी भी चाहिए, क्योंकि एक एसेट पूरी बिजनेस की जिंदगी भर थोड़ी चलेगा, वो भी तो वियर एंड टियर होगा, वो भी तो खत्म होगा। तो डेप्रिसिएशन एसेट के वियर एंड टियर को रिकॉर्ड करता है। गाइस, अगर आपको डेप्रिसिएशन की टर्म अच्छे से समझ नहीं आई है, सो यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, बिकॉज हमारा डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसमें हमारा पूरा चैप्टर है। क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालने का सिर्फ ये इकलौता मेथड नहीं है, डेप्रिसिएशन निकालने के और भी मेथड्स होते हैं। डिफरेंट एसेट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट लाइफ होती है, अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, तो उसको हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन एसेट के वियर एंड टियर को रिकॉर्ड करता है और ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ओके गाइस, सो अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट होंगे। एक क्या होगा, एक्सपेंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सपेंस से क्या होगा, हमारी कैपिटल कम होगी, ठीक है, हमारी कैपिटल कम होगी। अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा, सो गाइज आप खुद देखो, इसका आंसर आपको अभी तक मिल जाना चाहिए। बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट 20,000 का, लेकिन क्या ये मशीनरी हर साल 20,000 की रहनी चाहिए क्या बैलेंस शीट में? जी नहीं। फर्स्ट ईयर अगर ये 4,000 की डेप्रिशिएट हो गई तो ये 4,000 से कम हो जाएगी, ये कितने की रहेगी 31 मार्च को 16,000 की। तो फिर इस पीरियड में ये फिर 4,000 से डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो कितने की रहेगी, फिर आप 4,000 माइनस कर दो, 12,000 की। यहाँ पे अगर आप आए फिर ये 4,000 से डेप्रिशिएट हो गई, फिर ये कितने की रहेगी 8,000 की। फिर नेक्स्ट पीरियड में आए फिर 4,000 से डेप्रिशिएट हो गई, फिर ये कितने की बची 4,000 की। फिर आप लास्ट ईयर में आ गए, इसकी 5 ईयर्स लाइफ थी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आप आ गए 5th ईयर में, फिर ये 4,000 से डेप्रिशिएट हो गई, तो ये हो गई 0 की, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो इसकी लाइफ अगर 5 ईयर्स है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। सो इससे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन से आपका एसेट कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन से आपका एसेट कम हो रहा है। तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, आपका एसेट डिक्रीज हो जाएगा, एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन में आओगे तो एक तो आपका एसेट कम हो जाएगा, एक तो आपका एसेट कम हो जाएगा, और दूसरा आपका एक्सपेंस है तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। ओके गाइज, जस्ट टू सिंप्लीफाई, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है तो एक तो उससे आपकी कैपिटल कम हो जाएगी और दूसरा आपका एसेट कम हो जाएगा। फाइन। सो गाइज, टिल नाउ वी हैव कवर्ड 2 न्यू ट्रांजैक्शंस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 1 फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन, सो दैट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक अच्छा होल्ड आ जाए। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। देखो, कैश आया है 1,30,000 का एंड बिल्डिंग ऐड हुई है 2 लाख की, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करा है तो क्या हुआ है, कैपिटल डाली है बिजनेस में। सो इन दोनों का टोटल कहाँ आ जाएगा, कैपिटल में। 2 लाख प्लस 1,30,000, 3,30,000। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच। मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो गाइस, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेंगे डिफरेंट लैंग्वेज यूज करके, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स डाल के, लेकिन हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखना है। अब हमें पता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराए, तो देखो कैश जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा। कैश भी मेरा एसेट होता है, बैंक भी मेरा एसेट होता है, तो एक साइड एसेट कम होगा, दूसरी साइड एसेट बढ़ जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो जाएगी। ओके, सो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश गया 50,000 से, बैंक बढ़ गया 50,000 से, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ है नहीं, 0। सो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी टैलिड है। गाइस, ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बनाया है, मैंने ना इसमें डिफरेंट लैंग्वेज यूज करी है जैसे एग्जामिनर यूज करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखना है। हमें पता है कि हर चीज के डबल इफेक्ट होते हैं, वैसे ट्रांजैक्शंस का डबल इफेक्ट डालना है और आगे बढ़ते रहना है, हमारी बैलेंस शीट जरूर मैच होगी। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। अमित से गुड्स खरीदे क्रेडिट पे। सो अमित क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि बिजनेस ने उसे पैसे देने हैं, और गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स आए हैं कितने के, 30,000 के। सो स्टॉक आया
30,000 का, और यहाँ पे क्रेडिटर बढ़ गया 30,000 का। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मैच हो रही है, 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ। मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। गाइस ये भी आपको कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर, शेयर में इन्वेस्ट करा है बिजनेस ने, सो बिजनेस ने शेयर में इन्वेस्ट करा है, तो शेयर्स बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट का मतलब ही क्या होता है कि जो भी एक्वायर किया है जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। शेयर्स में इन्वेस्ट करा है, शेयर्स अगर एप्रिशिएट होंगे तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, सो शेयर्स बिजनेस के लिए एसेट है। अब शेयर में इन्वेस्ट करा है तो पैसा तो जाएगा ना, तो यहाँ पर शेयर इंक्रीज हो जाएंगे 30,000 से, और कैश चला जाएगा 30,000 से। क्लियर, यहाँ पे कुछ है नहीं, सो -30 + 30 अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है। मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू अमित इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। गाइज ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था ऐसा एग्जाम्पल, अमित से गुड्स खरीदे 30,000 के, अमित हमारा क्या है क्रेडिटर, हमें अमित को पैसे देने हैं 30,000, लेकिन हमने अमित को कितने दिए 28,000। अब ये 2,000 जो हमने अमित को कम दिए हैं, ये या तो हमने अमित से बोला कि तू हमें डिस्काउंट दे दे, या फिर हमने कहा कि यार बिजनेस में पैसे ही नहीं है, हम तुझे से 28,000 ही दे सकते हैं, अगर तुझे लेने हैं तो ले, नहीं लेने तो मत ले। हमने गुंडागर्दी दिखा दी, तो ये अमित के लिए क्या हो गए बैड डेट्स। हमने ये टर्म बैड डेट्स भी डिस्कस की हुई है हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में। सो ईदर वेज हमें क्या हुआ है 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने अमित को 2,000 रुपीज कम दिए हैं इसलिए प्रॉफिट हुआ है। अगर 2,000 रुपीज कम मिलते तो लॉस हो जाता। अमित के लिए बैड डेट है, अमित के लिए बैड डेट है क्योंकि उसे कम पैसे मिले हैं, लेकिन हमारे लिए तो प्रॉफिट है, हमारे लिए तो प्रॉफिट है। हमारे लिए कौन, बिजनेस के लिए। हम सोच रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इसकी काउंटिंग इक्वेशन को कैसे टैली करेंगे। अमित को कैश पे किया 28,000, कैश तो चला गया 28,000 का, लेकिन हमारे क्रेडिटर जो 30,000 के थे वो 30,000 से कम हो गए, क्योंकि हमें अमित को अब दोबारा पैसे तो नहीं देने ना। तो 2,000, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 28,000 से कम कर देती हूँ, 30,000 से कम नहीं करती, तो 2,000 रुपीज का बैलेंस खड़ा रहेगा क्रेडिटर का, लेकिन क्रेडिटर तो हमारे खत्म हो गया ना बिल्कुल। सो हमें यहाँ से 30,000 रुपीज ही लेस करने हैं। अब ये 2,000 का हम क्या करें, 2,000 हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। क्लियर, सो अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो गई -28। मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। देखो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है, हाउस होल्ड मतलब घर का खर्चा। बिजनेस का कोई घर है क्या, बिजनेस का तो घर नहीं है। घर किसका होगा, ऑनर का, जिसने इस बिजनेस में पैसा डाला होगा। घर किसका होगा, ऑनर का। अगर ऑनर के घर के लिए 7,000 रुपीज बिजनेस ने पे करे हैं, तो क्या ये बिजनेस का खर्चा है, क्या ये बिजनेस का खर्चा है, ये खर्चा है ऑनर का, और ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो ये 7,000 रुपीज बिजनेस के लिए क्या हुआ, ड्रॉइंग्स हुआ। हमें क्या पता है, अगर ऑनर बिजनेस से कैश निकालता है तो वो ड्रॉइंग्स होता है। अब बिजनेस ने ऑनर के घर का खर्चा कर दिया, तो एक तरीके से ऑनर ने बिजनेस से ये कैश ही तो निकाला है, तो ये ड्रॉइंग से तो है। देखो हमें एग्जामिनर ने कैसे कंफ्यूज किया डिफरेंट लैंग्वेज यूज करके, बट हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है, सो हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में इजिली डाल सकते हैं। क्या होगा, कैश क्या 7,000 से, और 7,000 की हुई ड्रॉइंग, ड्रॉइंग से क्या होता है, कैपिटल कम होती है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो गई। मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड रेंट इन एडवांस। रेंट पे कर दिया एडवांस में, एडवांस में पे कर दिया मतलब पहले पे कर दिया। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जो कि हमने पहले ही पे कर दिया, जिसका बेनिफिट हमें अकाउंटिंग पीरियड के बाद मिलेगा। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, यहाँ पे ये पीरियड खत्म हो गया, लेकिन हमने नेक्स्ट पीरियड का एडवांस पे कर दिया, नेक्स्ट पीरियड का एडवांस पे कर दिया। तो ये क्या है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का हमें ट्रीटमेंट पता है, हमारा कैश चला गया 3,000 से, लेकिन क्या ये रेंट हमारा खर्चा है,
क्या ये रेंट हमारा खर्चा है? जी नहीं, क्योंकि ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड के बाद से बिलोंग करता है। तो ये हमारा क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? फ्यूचर में, नेक्स्ट वाले अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। ये हमने डिस्कस किया था। तो जब भी प्रीपेड एक्सपेंस होता है तो उससे एक तो हमारा कैश जाता है और दूसरा हमारा एसेट क्रिएट होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस में हम डाल देंगे 3000 रुपीज। क्लियर? -3 + 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी टैलेड है। मूव ऑन टू नेक्स्ट इक्वेशन। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग, ये ट्रांजेक्शन हमने आज ही डिस्कस किया है। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, सो 10,000 से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। और क्या होगा? बिल्डिंग में चार्ज हुआ है तो बिल्डिंग हमारी कम हो रही है, वियर एंड टियर हो रही है, सो हमारी बिल्डिंग 10,000 से कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, goods costing 24,000 sold for cash at a profit of 33.5%। देखो एग्जामिनर ने आपको फिर कंफ्यूज कर दिया। प्रॉफिट ना देके ना उसकी परसेंटेज दे दी, प्रॉफिट ना देके उसकी परसेंटेज दे दी। सो कोई बात नहीं, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो 24,000 के गुड्स हैं, उसको हमने 33.1.5% के प्रॉफिट पे बेचा है। 33.1.5% के प्रॉफिट पे बेचा तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। हम कहते हैं ना ये बिजनेस 20% प्रॉफिट कमाता है, तो 20% हम कैसे निकालते हैं? अगर बिजनेस 10,000 का सामान लेके आता है तो उसको 20% पे बेचता है, मतलब 2,000 पे। 2,000 हमने कैसे निकाला? 10,000 का 20%, सो ये 2,000 प्रॉफिट ही तो है, 2,000 प्रॉफिट ही तो है। ठीक है, अब उसने हमें फिगर देने की बजाय परसेंटेज दिया है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? देखो 24,000 इंटू 33.5, 100/300% है ना। ठीक है, सो हमारे 24,000 के गुड्स 33.5 प्रॉफिट, ये 33.5 कितना आ रहा है? 8,000 के प्रॉफिट पे बिक रहे हैं। अब ये तो हमें पता है इसके अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होगी, वैसे बनाते हैं। गुड्स कम हो जाएंगे, मतलब स्टॉक कम हो जाएगा, कितने से? 24,000 से। ठीक है, प्रॉफिट आएगा 8,000 का, तो कैपिटल बढ़ जाएगी 8,000 से। अभी बेचे किस पे? कैश पे। सो हमें कैश कितने का आएगा? हमें कैश कितने का आएगा? 32,000 का। 24,000 प्लस 8,000। ठीक है, अगर यही क्रेडिट पे बेचे होते तो 32,000 का कैश आने की बजाय हमारे डेटर्स बढ़ जाते, लेकिन कैश पे बेचे हो तो हमारे डेटर्स नहीं बढ़े। सो हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन टैली है 8,000 इज इक्वल्स टू 8,000। एग्जामिनर हमें कैसे भी कंफ्यूज करे, कोई भी लैंग्वेज यूज करे, बट हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो क्या हुआ? हमारा स्टॉक कम हो गया 1,000 से, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और हमें लॉस हो गया 1,000 का, तो हमारी कैपिटल कम हो गई 1,000 से। यहाँ पे भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैलीड है। ठीक है, अब देखो लास्ट ट्रांजेक्शन, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, मोटरसाइकिल खरीदी पर्सनल यूज के लिए। अब पर्सनल यूज कौन करेगा? बिजनेस का कोई पर्सनल यूज तो होता नहीं है, जहां भी पर्सनल आ जाए वो क्या है? ड्रॉइंग्स है। अब मोटरसाइकिल क्या बिजनेस की है? नहीं, ऑनर की है। हमें मोटरसाइकिल बोल के कंफ्यूज किया जा रहा है। हमारा बिजनेस में क्या हो रहा है? हमने ऑनर के लिए मोटरसाइकिल खरीद दी, ऑनर रखे अपनी मोटरसाइकिल। हमारे बिजनेस है तो 10,000 का कैश क्या है और 10,000 की ड्रॉइंग्स हुई हैं, सो 10,000 की कैपिटल कम हो जाएगी। दैट्स ऑल। ठीक है, सो गाइज अब क्या करो? इसके बैलेंसेस निकाल लो। जैसे मैंने आपको बताया बैलेंसेस कैसे निकालोगे? आप प्लस प्लस सारे एक साथ ऐड कर लो एंड देन माइनस माइनस ऐड कर लो एंड देन यहाँ पे आप टोटल्स लिख दो। ठीक है, मैं बैलेंसेस निकाल के लिख रही हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ओके गाइज, मैं फाइनल बैलेंसेस आपको बता देती हूँ। कैश 34,000, बिल्डिंग 1,90,000, बैंक 50,000, स्टॉक 5,000, शेयर्स 30,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000, क्रेडिटर्स 0 एंड कैपिटल 3,12,000। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ओके, सो बैलेंस शीट में हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर कैपिटल। कैपिटल कितनी है हमारी? 3,12,000 की। देन हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, देन हम लिखेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में हमारा क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है हमारे 0। सो ये तो टोटल हो गया 3,12,000। अब आते हैं एसेट्स में। यहाँ आती है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और यहाँ पे आते हैं एसेट्स। एसेट्स में हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? कैश। कैश हमारा कितना है? 34,000 का। देन हम लिखेंगे बैंक। बैंक हमारा कितना है?
50,000 का। देन हम लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक हमारा कितना है 5,000 का। देन हम लिखेंगे शेयर्स, शेयर्स हमारे कितने हैं 30,000 के। देन हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है 3,000 का। देन हम लिखेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है 1,90,000 की। जो आपका फॉर्मेट है, सबसे पहले आप लिखोगे लिक्विड एसेट्स मतलब करंट एसेट्स एंड देन नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। सो दिस टोटल्स टू 3,12,000। कैलकुलेशंस एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपनी खुद कर लेना। सो बैलेंस शीट इज मैचिंग। सो गाइज, अकाउंटिंग इक्वेशन के किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बेसिक मंत्रा याद रखना है। आपको हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स को अकाउंट फॉर करना है हैंड टू हैंड। अगर आप ऐसे करोगे कि अच्छा एक इफेक्ट अभी डाल देती हूँ, बाद में बाकी सोच के दूसरा इफेक्ट भी डाल दूंगा, तो ऐसे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। हर ट्रांजेक्शन को उठाने से पहले हमेशा सोचो कि इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे। दोनों इफेक्ट्स को हैंड टू हैंड अकाउंटिंग इक्वेशन में डालो एंड देन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बैलेंस शीट मैच ना हो। अब वो जरूरी नहीं है कि इफेक्ट आपका एक यहां है एक यहां है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपके दोनों इफेक्ट्स भी यहां आ सकते हैं, दोनों इफेक्ट्स भी यहां आ सकते हैं, या एक यहां आ सकता है एक यहां आ सकता है। मतलब कि एसेट्स में एक इफेक्ट लायबिलिटीज और कैपिटल में, या फिर दोनों एसेट्स में दोनों लायबिलिटीज और कैपिटल में, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वाले ट्रांजेक्शन देख सकते हो जहां पे हमने बैंक में डिपॉजिट किया था। सो कैश भी यहीं कम हुआ और बैंक भी यहीं बढ़ गया। सो दोनों इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी जब कैपिटल इन्वेस्ट की थी बिजनेस में, सो कुछ इफेक्ट्स यहाँ आए कुछ इफेक्ट्स यहाँ आए, या फिर दोनों इफेक्ट्स यहाँ भी आ सकते हैं। सो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांजैक्शन को रीड करना है, उसको अपने माइंड में एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ फॉल करेगा। ऐसा एक टेबल बना लो जिसमें आप यहाँ पे सारे एसेट्स लिख दो, यहाँ लायबिलिटी। अगर कुछ एसेट्स आपको प्राइमा फेसी बिजनेस में दिख रहे हैं तो वो डाल दो, अदरवाइज अगर ट्रांजेक्शन बढ़ेगी आप थोड़ा स्पेस दे दो कि और एसेट्स आप डाल पाओ, वहां भी थोड़ा स्पेस दे दो कि क्वेश्चन के साथ साथ आप और लायबिलिटी भी डाल पाओ। देन आप अपने सारी ट्रांजैक्शंस डालो, उनको टोटल करो एंड देन बैलेंस शीट में डालो। क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके गाइस, मैं ना कुछ एग्जांपल ले रही हूँ कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं या एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कि एग्जामिनर ने आपको कहा कि आपके टोटल एसेट्स हैं 3 लाख के, आपकी कैपिटल है 1 लाख की, तो आप लायबिलिटीज निकालो। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो उसने एसेट दे दिया आपको 3 लाख के, इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज आपको दी नहीं, कैपिटल दे दिया आपको 1 लाख की। सो लायबिलिटी आपकी कितने की हो जाएगी 2 लाख की। बेसिक मैथ्स, ठीक है। अब या फिर वो क्वेश्चन दे देगा ऐसे थोड़ा सा घुमा के। सो इसे देखते हैं। शाम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2020 को। जहां पे भी डेट्स आ जाए ना, आप ऐसा एक चार्ट बना लिया करो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। 1 अप्रैल 2020 अकाउंटिंग पीरियड की बिगिनिंग में शाम ने बिजनेस स्टार्ट करा, कैपिटल डाली 5 लाख की, ठीक है। 31 मार्च 2021 अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जब उसको अपना प्रॉफिट निकालना है। हमने अकाउंटिंग पीरियड क्यों बनाया है, अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। सो आ गए हम पीरियड के एंड में, उस पे एसेट्स हैं इस पीरियड में 7,80,000 के, ठीक है। उस पे लायबिलिटी है कितने की 70,000 की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालो और प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर निकालो। देखो ये उसने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल को, बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल को। अब 5 लाख थे, अब ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, हमें नहीं पता। हम आ गए सीधा 31 मार्च में, जहां हमें उसके एसेट पता है और हमें उसकी लायबिलिटी पता है। हम उसकी कैपिटल निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे। एसेट है 7,80,000 के इज इक्वल्स टू लायबिलिटी है 70,000 की प्लस कैपिटल। सो कैपिटल कैसे निकलेगी आपकी 7,80,000 माइनस 70,000 विच इज इक्वल्स टू 7,10,000। सो इसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो आपको खुद ही समझ आ रहा है, बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करा तो ये ओपनिंग कैपिटल है, यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, सो ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्लोजिंग कैपिटल, तो इतना तो हम समझ गए,
इतना तो हम समझ गए। अब क्वेश्चन एक बात और कह रहा है, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो हमें ये पता है कि प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का होता है, और ऑनर का प्रॉफिट उसके कैपिटल में ऐड होता है। ऑनर के कैपिटल में क्या क्या होता है, हमने ये डिस्कस किया था, इनकम होती है तो ऐड हो जाती है, एक्सपेंस होता है तो लेस हो जाता है, प्रॉफिट होता है तो ऐड हो जाता है, लॉस होता है तो लेस हो जाता है। तो इस ओपनिंग कैपिटल में इनकम ऐड हुई होगी, एक्सपेंस माइनस हुआ होगा, प्रॉफिट ऐड हुआ होगा और लॉस माइनस हुआ होगा, तभी तो ये क्लोजिंग कैपिटल आई होगी। अब हमें नहीं पता इनकम कितनी, एक्सपेंस कितना, प्रॉफिट कितना और लॉस कितना, क्या कितना ऐड हुआ है, क्या कितना लेस हुआ है, बट हमें क्वेश्चन ने कहा है कि प्रॉफिट निकालो। सो हमें पता है कि क्लोजिंग कैपिटल है 7,10,000 की, ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख की, बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से, और एंड में कितना पैसा हो गया ऑनर का, 7,10,000 का। तो रिमेनिंग उसका क्या है, प्रॉफिट है, रिमेनिंग उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का या आप इसे फॉर्मूला कह लो या इसको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कह लो, प्रॉफिट क्या होगा हमारा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। सो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 7,10,000 की, और ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख की। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2,10,000 का। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में या तो इनकम आई है या एक्सपेंस आई है या प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। तो प्रॉफिट एक तरीके से एक्सपेंस का नेट ऑफ ही तो है, कमाया ऑनर ने कितना होगा कि जितना उसका एक्सपेंस और लॉस माइनस हो गया होगा। तो प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ना बहुत टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगी। सो इसके साथ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक पिकअप करेंगे विच इज जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पूरी अकाउंटेंसी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ही आप सीखोगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, कैसे आप एंट्रीज पास करते हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आप पूरी सीरीज को फॉलो जरूर करना। एंड बिफोर दैट आई रिकमेंड यू कि आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये कॉन्सेप्ट अपने जरूर रिवाइज कर लेना। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, मैं बेसिक्स पे इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रेस देती हूँ क्योंकि ये पूरी अकाउंटेंसी का आपकी बेस है। जहां भी आप लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन उठ के जरूर आएगा। और अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ही नहीं पता तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपने वीडियो एक बार देखी है और स्टिल आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, आई रिकमेंड यू आप दोबारा देखो वीडियो को। अगर आपने नोट डाउन किया हुआ है तो वहां से रिवाइज करो, अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, आपकी अकाउंटेंसी अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, सी यू गाइस, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।